हेलो एवरीवन। आज हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के बारे में अध्ययन करेंगे। धारा 10 वाद को रोक दिया जाना या स्टेप सूट के बारे में बताता है। इसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन मशहूर है, रेस सब जुडिस, सब्जेक्ट मैटर का पेंडिंग होना। इसका अर्थ ही है रेस सब जुडिस का अर्थ सब्जेक्ट मैटर का पेंडिंग होना। एग्जामिनेशन में प्राय क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं या आ सकते हैं कि विचाराधीन वाद अर्थात रेस सब जुडिस के बारे में विवेचना कीजिए। इस धारा का क्या उद्देश्य है? धारा का उद्देश्य है दो समवर्ती अधिकार वाले न्यायालय द्वारा दो समांतर वादों को साथ साथ ग्रहण करना, विचार करना तथा न्याय निर्णय करने से रोकना है। दो समवर्ती अधिकारता वाले न्यायालयों को अर्थात एक ही विषय वस्तु पर दो न्यायालयों का अधिकारता हो, कनकरेंट ज्यूरिडिक्शन समवर्ती अधिकारता कहते हैं। दो समांतर वाद, पैरेलल सूट अर्थात वही पक्षकार हो, वही विवाद वस्तु हो, वही काज ऑफ एक्शन हो, वही रिलीफ हो, तो इसे समांतरवाद कहते हैं। इस धारा का उद्देश्य वाद की बहुलता को रोकना भी है। अब हम धारा 10 को पढ़ने के बाद उसके कुछ इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में विवेचना करेंगे। पहले इसके इंग्रेडिएंट क्या है इसको बता दिया जाए। इसमें दो वाद होने चाहिए। पहला, एक प्रीवियस सूट, एक सब्सिक्वेंट सूट, पूर्ववर्ती वाद तथा पश्चातवर्ती वाद। पश्चातवर्ती वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाना चाहिए जहां पर सिविल प्रक्रिया संहिता की धाराएं लागू होती हैं। दूसरा हो गया पश्चातवर्ती वाद में विवाद विषय प्रत्यक्षता या सारता वही होना चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में है। डायरेक्टली या सब्सिक्वेंटली या डायरेक्टली विवाद विषय प्रत्यक्षता सारता वही होना चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में है। दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच होना चाहिए। ऐसे पक्षकारों को एक ही हक या एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण है पूर्ववर्ती वाद कहाँ लंबित होना चाहिए। पूर्ववर्ती वाद या तो उस न्यायालय में लंबित होना चाहिए जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, अर्थात पश्चातवर्ती वाद उस न्यायालय में भी लाया जा सकता है जिसमें पूर्ववर्ती वाद पेंडिंग है पहले से, या पूर्ववर्ती वाद भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में हो, चाहे वो ऊंची अधिकारता का न्यायालय हो, चाहे नीची अधिकारता का न्यायालय हो, चाहे समान अधिकारता का न्यायालय हो, पर ऐसे न्यायालय को मांगे गए अंतोष को प्रदान करने की अधिकारता होनी चाहिए। ऐसे भी न्यायालय लंबित हो सकता है भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो ऊंची अधिकारता का हो, नीची अधिकारता का हो, समान अधिकारता का हो, पर मांगे गए अंतोष को, रिलीफ को प्रदान करने की उसके पास ज्यूरिडिक्शन होनी चाहिए। भारत के बाहर स्थित न्यायालयों में भी पूर्ववर्ती वाद लंबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है वो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या संचालित किया गया हो या उच्चतम न्यायालय। यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हों तो पश्चातवर्ती वाद का विचारण स्थगित कर दिया जाएगा। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वह लखनऊ में निवास करता है। उसके भारतवर्ष में कई शहरों में, बड़े बड़े शहरों में उसके एजेंट हैं जो उसकी तरफ से उसके व्यापार का देखभाल करते हैं। यहीं पर एक एजेंट जिसका नाम बी है, वो दिल्ली में रहता है और उनकी व्यापार का देखभाल करता है।
कहीं पर अकाउंट में गड़बड़ी हो जाती है, ए को लगता है कि जो बी ने कहीं अकाउंट में कोई गड़बड़ी किया है, तो वो एक बैलेंस ऑफ अकाउंट के लिए एक वाद दिल्ली के न्यायालय में लखनऊ में रहने वाला ये बिजनेसमैन है दाखिल करता है। और एक वाद उसकी उपेक्षा के कारण, उसकी लापरवाही के कारण बिजनेस में जो उसको लॉस हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए लखनऊ में दाखिल करता है। दोनों न्यायालय भारतवर्ष में स्थित है, दोनों न्यायालयों का अधिकारता है, दोनों न्यायालयों में विषय वस्तु प्रत्यक्षता या सारता सबस्टेंशली समान है, पक्षकार वही हैं, काज ऑफ एक्शन वही है। इस प्रकार धारा 10 की सारी शर्तें इसमें पूरी होती हैं। तो इसमें जो वाद लखनऊ में दाखिल किया गया है उसका विचारण स्थगित कर दिया जाएगा और जो वाद दिल्ली में है उसका विचारण जारी रहेगा और उसी के आधार पर निर्णय दिया जाएगा। तो यह धारा 10 इस उदाहरण के द्वारा समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक इसके इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं। ये दो वाद होने चाहिए, एक प्रीवियस सूट, एक सब्सिक्वेंट सूट। ये तो स्पष्ट है। ऐसे वाद जो सब्सिक्वेंट वाद है वो ऐसे न्यायालय में लंबित ऐसे न्यायालय में दाखिल होना चाहिए जिस पर सीपीसी की धाराएं लागू होती हैं। पश्चातवर्ती वाद में विवाद विषय प्रत्यक्षता और सारता डायरेक्टली एंड सबस्टेंशली वही होने चाहिए जो पूर्ववर्ती वाद में है। जैसे मान लीजिए दो पत्नी हैं, उनके बीच तलाक का मुकदमा चलता है, तलाक हो जाता है, लेकिन अब बच्चे की कस्टडी की बात है कि कस्टडी पति के पास रहेगी या पत्नी के पास रहेगी। इसके लिए पति एक एप्लीकेशन अपने के कस्टडी के लिए, बच्चे के कस्टडी के लिए न्यायालय में देता है। उसी न्यायालय में, जिस न्यायालय में पति ने एप्लीकेशन दिया है, उसी न्यायालय में पत्नी भी अपने बच्चे के कस्टडी के लिए कि उसकी कस्टडी मेरे पास रहे एक एप्लीकेशन देते हैं। दोनों वाद एक ही न्यायालय में लंबित हैं। तो बाद वाले न्यायालय का जो बाद में न्यायालय दाखिल किया, जो पश्चातवर्ती वाद है, उसका विचारण स्थगित कर दिया जाएगा और पहले वाले जो है एप्लीकेशन की सुनवाई की जाएगी और उस पर निर्णय दिया जाएगा। अभी ऐसा क्यों किया गया है कि दोनों वाद में विवाद विषय सब्सटेंशली वही थे, जो पूर्ववर्ती वाद में है वही पश्चातवर्ती वाद में विवाद विषय सारता है। दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों या उनके उत्तराधिकारियों के बीच होना चाहिए। पक्ष इसको भी एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये जैसे ए और बी हैं, वो वादी के रूप में XYZ पर एक वाद लाते हैं। उसमें का जो प्रतिवादी के रूप में XYZ है, उसमें से जो यक्स है वह एक वाद A, B और C पर ले आता है, ऊपर ले आता है। यहाँ पर जो है जो प्रथम वाद था उसमें सी तो पक्षकार था नहीं, लेकिन ये पक्षकार, ये कोई जरूरी नहीं है पक्षकार एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वही हो।
अगर उसमें एक इधर उधर भी हो जाता है पक्षकार, तो भी माना जाएगा यह वाद उन्हीं पक्षकारों के बीच है, पक्षकार और उनके उत्तराधिकारियों के बीच है। मतलब अगर यह शर्त सारता भी पूरी हो जाती है पक्षकारों की शर्त, तो भी धारा 10 के प्रावधान लागू होंगे। अब है एक ही हक एक ही हैसियत के अधीन दोनों पक्ष मुकदमेबाजी होना आवश्यक है। एक ही टाइटिल हो, सेम कैपेसिटी हो। दूसरा है अब एक पूर्ववर्ती वाद कहाँ लंबित होना चाहिए, या तो उसी न्यायालय लंबित हो जाना चाहिए जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, या भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में, चाहे ऐसा न्यायालय ऊंची अधिकारिता का हो, निची अधिकारिता का, समान अधिकारिता का हो, पर मांगे गए अंतोष को प्रदान करने की अधिकारिता रखता हो। ये भी स्पष्ट हो गया है, जैसे कि एक उदाहरण द्वारा समझा दिया गया है कि एक लखनऊ में वाद लाता है, फिर दिल्ली में वाद लाता है, दोनों को अधिकारिता है, लेकिन जो है चूंकि विवाद वस्तु एक ही थे, काज ऑफ एक्शन भी एक ही था, शर्तें धारा 10 की पूरी होती थी, विवाह इसलिए जो बाद में लखनऊ में लाया गया था उसका विचार स्थगित कर दिया गया। हाँ, एक बात और है, यदि भारत के बाहर स्थित न्यायालय में वाद लाया गया है तो धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन यह कहता है कि पूर्ववर्ती वाद भारत के बाहर स्थित न्यायालय में यदि ऐसे न्यायालय में लंबित है जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित है, चालू रखा गया है, तो धारा 10 के प्रावधान लागू होंगे। विदेशी न्यायालय में नहीं लागू होंगे, लेकिन ऐसे विदेशी न्यायालय के संबंध में लागू होंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित है, चालू रखा गया है या उच्चतम न्यायालय में लंबित हो। लेकिन एक बात और, यदि विवाद वस्तु वही हो तब तो धारा 10 के प्रावधान लागू होंगे, लेकिन यदि विवाद वस्तु अलग अलग हों तो धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिवादी के ऊपर इंजंक्शन सूट लाया, व्यादेश के लिए कोई वाद दाखिल किया, और वही प्रतिवादी उसी न्यायालय में उस चल संपत्ति के बंटवारे के लिए वाद दाखिल करता है, तो चूंकि दोनों विवाद वस्तु सब्जेक्ट मैटर अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। और जो पश्चातवर्ती वाद है, सब्सिक्वेंट वाद है, उसका जो है विचारण स्थगित नहीं होगा। ऐसा ये जितेंद्र कुमार बसंत कुमार का वाद है, AIR 1984 इलाहाबाद 81। इसको आप लोग नोट कर लें, विजेंद्र कुमार बनाम बसंत कुमार, AIR 1940 इलाहाबाद 81। इसमें इस बात का निर्णय दिया गया था, यदि विवाद वस्तु दोनों भिन्न भिन्न है तब धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस वर्सेज C परमेश्वरा, AIR 2005 SC 242। आप इसको नोट कर लें। इसमें धारा 10 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी पुष्टि की गई थी। इसमें कहा गया था कि धारा 10 केवल सिविल न्यायालय में संस्थित किए गए वादों को लागू है। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल मामलों में यह धारा 10 लागू नहीं होता है, केवल सिविल न्यायालय में जो सिविल नेचर के जो सूट हैं उन्हीं के मामले में लागू होते हैं।
और यह कहा गया था, 2 न्यायालयों द्वारा उसी इशू पर 2 समांतर विचारणों को निवारित करना है, धारा 10 का जो है, और उसी इशू पर परस्पर विरोधी निष्कर्ष को निवारित करता है। 2 समांतर वादों को वाद का ग्रहण करने से निवारित करता है, और दूसरा जो फाइंडिंग कन्फ्लिक्ट होता है जो उसको भी निवारित करना है। इसका मतलब ये हुआ, धारा 10 का ये भी उद्देश्य है कि कहीं पर अगर दोनों वादों का विचार होगा तो एक ही विवाद वस्तु पर 2 परस्पर विरोधी निर्णय आने की संभावना रहती है, इसलिए इस धारा का भी प्रावधान किया गया है। यह धारा उन्हीं मामलों में होती है जिसमें दोनों वादों में विषय वस्तु समान हो। इस पर आप इस बात को नोट कर लें, इसको आप पढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस वर्सेस सी परमेश्वरा AIR 2005 SC 242। इसको नोट कर लीजिए। यह भी बहुत दिनों का निर्णय नहीं है, इसमें पूरा धारा 10 के बारे में विस्तृत विवेचना की गई है। एक बात और है, धारा 10 के जो प्रावधान है वो मैंडेटरी है, डिस्क्रिशनरी नहीं है। ये भी सवाल आए हुए हैं जुडिशरी परीक्षाओं में प्री में कि धारा 10 मैंडेटरी है कि डिस्क्रिशनरी है। तो इसका आंसर होगा ये मैंडेटरी है। इसके प्रावधान बाध्यकारी हैं। जो ही इसकी सारी शर्तें पूरी होती हैं, जो बताए गए हैं कि 2 वाद होना चाहिए, एक प्रीवियस सूट, एक सब्सिक्वेंट सूट। सब्सिक्वेंट ऐसे न्यायालय में लागू होना है जिस पर धारा CPC के प्रावधान लागू होते हों। इस प्रकार विवाद विषय प्रत्यक्ष अर्थात दोनों वाद में वो एक ही होना चाहिए। दोनों वाद उन्हीं पक्षकारों उनके उत्तराधिकारियों के बीच होना चाहिए। दोनों पक्षकारों को एक ही हक, एक ही हैसियत के अधीन मुकदमेबाजी करना चाहिए। पूर्ववर्ती वाद उसी न्यायालय लंबित होना चाहिए जिसमें पश्चातवर्ती वाद लाया गया है, या भारतवर्ष के भीतर स्थित किसी भी न्यायालय में हो, चाहे ऊंची अधिकारिता का हो, नीची अधिकारिता का हो, समान अधिकारिता का हो, पर मांगे गए अंतोष को प्रदान करने की अधिकारिता रखता हो। भारतवर्ष के बाहर स्थित न्यायालय में भी दाखिल किया जा सकता है। भारतवर्ष के बाहर स्थित न्यायालयों में भी पूर्ववर्ती वाद लंबित है तो भी धारा 10 के प्रावधान लागू होंगे, पर वह मांगे गए अंतोष को प्रदान करने की अधिकारिता रखता हो और वो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या चालू रखा गया हो, न कि ऐसे अन्य विदेशी न्यायालय में जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या चालू नहीं रखा गया है। ऐसे विदेशी न्यायालय में अगर कोई वाद लंबित है पूर्ववर्ती वाद, तो धारा 10 हुआ या उच्चतम न्यायालय में लंबित होना चाहिए। अब धारा 10 के बारे में पूरी तरह बता दिया गया होगा। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको और अध्ययन किताबों से कर सकते हैं। जब आप मेरा लेक्चर सुने तो एक कलम और पेन रखें साथ साथ, और उसके अतिरिक्त बेयर एक्ट भी खोल के रखें, और जो बातें नोट करने के लायक हो नोट करें। मैं जैसे इसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में जो बताता, आवश्यक तत्वों के बारे में धाराओं को जो बताता हूँ उसको नोट कर लें। मैं कई बार इसीलिए बताता हूँ, आपको तो याद भी हो गया होगा। तो इस प्रकार आज धारा 9 पर अध्ययन जो डिस्कशन था वो समाप्त हुआ। आप मेरे चैनल विधि गुरु को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।